पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हाल ही में एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई है। KMI 30 यानी टॉप शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में एक ऐसी तब्दीली आई जिसने बहुत से सरमायाकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर ये माजरा है क्या? चलें आज इस पहेली को खोलते हैं। मतलब सोचिए जरा, एक पूरा का पूरा इस्लामिक बैंक फैसल बैंक, उसे इंडेक्स से निकाल दिया गया, और दूसरी तरफ फौजी फर्टिलाइजर जिसके शरिया रिकॉर्ड पर कह लें थोड़ा सा दाग था, उसको शामिल कर लिया गया। ये क्या बात हुई भला? चलें इसकी असली कहानी जानते हैं। ठीक है, तो अब जरा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये देखिए, यह है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिशियल नोटिस। यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा है, आउटगोइंग के कॉलम में फैसल बैंक का नाम और इनकमिंग में फौजी फर्टिलाइजर। यही वो दो कंपनियां हैं जिन पर सारी बहस हो रही है। अब असल बात की तरफ आते हैं। KMI 30 इंडेक्स में शामिल होने के जो उसूल है ना, वो इतने सीधे साधे नहीं है जितना हम समझते हैं। ये सिर्फ बिजनेस के हलाल होने की बात नहीं है। तो असल गेम यहाँ से शुरू होती है। देखें, किसी भी कंपनी को KMI 30 का हिस्सा बनने के लिए दो बड़े टेस्ट पास करने पड़ते हैं। पहला, शरिया स्क्रीनिंग, आसान लफ्जों में बिजनेस हलाल है या नहीं। और दूसरा, और यही सबसे अहम पॉइंट है, वो है मार्केट परफॉर्मेंस। सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों इम्तिहान पास करना ज़रूरी है। इसको बिल्कुल ऐसे समझें जैसे हम अपनी क्रिकेट टीम सेलेक्ट करते हैं। सोचें, एक खिलाड़ी है जिसकी टेक्निक ज़बरदस्त है, लेकिन अगर वो मैदान में जाकर रन्स ही ना बनाए या विकेटें ना ले तो क्या उसे टीम में रखेंगे? बिल्कुल नहीं। बस यही हिसाब यहाँ है। एक कंपनी 100% शरिया कंप्लाइंट हो सकती है, लेकिन अगर उसकी मार्केट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो KMI 30 की टीम से बाहर हो जाएगी। अच्छा, तो अब ये मार्केट परफॉर्मेंस है क्या चीज़ भाई? आसान लफ्जों में समझें तो PSX ये देखता है कि स्टॉक में कितनी खरीदो फरोख्त हो रही है, यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम। क्या इसे बेचना और खरीदना आसान है, यानी लिक्विडिटी कैसी है। और आम लोगों के लिए कितने शेयर्स मार्केट में मौजूद हैं, यानी फ्री फ्लोट। इन सब चीज़ों की बुनियाद पर एक रैंकिंग बनती है और सिर्फ टॉप 30 खिलाड़ी ही टीम में आ पाते हैं। चले अब इन्हीं उसूलों को फैसल बैंक और फौजी फर्टिलाइजर के केस पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये पहेली कैसे सुलझती है। ये स्लाइड ना पूरी कहानी को एक झटके में समझा देती है। देखें, फैसल बैंक ने शरिया का टेस्ट तो आराम से पास कर लिया, लेकिन मार्केट परफॉर्मेंस के इम्तिहान में फेल हो गया। नतीजा, टीम से आउट। दूसरी तरफ फौजी फर्टिलाइजर, उसकी मार्केट परफॉर्मेंस तो कमाल की थी, लेकिन शरिया कंप्लायंस पर एक बड़ा सवालिया निशान था। फिर भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से इसे इंडेक्स में जगह मिल गई। और हाँ, ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। PSX के नोट्स में साफ साफ लिखा है कि फैसल बैंक इंडेक्स की मेथोडोलॉजी के हिसाब से टॉप 30 शरिया कंप्लाइंट कंपनियों में नहीं आ रहा था। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, तो फैसल बैंक की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन अब FFC की तरफ वापस आते हैं। इसका आखिर शरिया का मसला था क्या? ऐसी कौन सी रेड लाइन थी जिसको ये क्रॉस कर रहा था? ये है वो नंबर जिसने सारी गेम खराब की हुई थी, 8.02%। PSX की रिपोर्ट के मुताबिक FSC की गैर मुआफिक आमदनी या नॉन कंप्लाइंट इनकम 8.02% थी, और KMI 30 इंडेक्स की हद क्या है? सिर्फ 5%। तो टेक्निकली देखा जाए FSC इस मेयार पर बुरी तरह फेल हो रहा था। तो फिर सवाल ये है कि FFC को शामिल कैसे किया गया? इसका जवाब PSX नोट्स के इस छोटे से फुटनोट में छुपा है। यहाँ लिखा है कि कंपनी ने बाकायदा वादा किया है कि वो अगले 6 महीनों में अपने इस रेशो को ठीक कर लेंगे। बस इसी एक वादे की बुनियाद पर उन्हें एक ख़ास रियायत या एक्सेप्शन दी गई और शरिया कंप्लायंट मान लिया गया। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। कुछ लोगों ने ये नोट किया कि अल मीज़ान जैसे बड़े फंड्स ने FFC को ऑफिशियल ऐलान से पहले ही खरीदना शुरू कर दिया था। तो क्या ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी? और ये ना एक बहुत अहम सवाल है जो हर छोटा सरमायाकार पूछ रहा था। अगर लिस्ट 14 नवंबर को आनी थी तो अल मीज़ान जैसे बड़े प्लेयर्स को पहले से कैसे पता चल गया? इसका जवाब इन दोनों के काम करने के तरीके के फर्क में है।
देखें, PSX एक सरकारी ट्रेन की तरह है जो हर 6 महीने बाद ही अपने स्टेशन से चलती है। लेकिन अलमीज़ान जैसे फंड्स वो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की तरह हैं। वो अपनी स्क्रीनिंग मंथली या वीकली करते रहते हैं। जैसे ही कोई कंपनी उनके म्यार पर पूरी उतरती है, वो फ़ौरन उसमें सरमायाकारी शुरू कर देते हैं। वो ट्रेन का इंतज़ार नहीं करते। और इन फंड्स के पास एक और ज़बरदस्त टूल भी है जिसे कहते हैं तत्हीर या प्योरिफिकेशन। इसके ज़रिए अगर किसी कंपनी की नॉन कंप्लाइंट इनकम हद से थोड़ी सी ज़्यादा हो, जैसे FFC की 3.02% एक्स्ट्रा इनकम थी, तो फंड्स इस इजाफी रकम के बराबर हिस्सा चैरिटी में देकर इस सरमायाकारी को अपने लिए जायज़ बना सकते हैं। ये चीज़ इन्हें बॉर्डर लाइन केसेस में इन्वेस्ट करने की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो खुलासा ये है कि ये कोई इनसाइडर न्यूज़ नहीं थी, बल्कि ये तेज़ी और फ्लेक्सिबिलिटी का खेल था। अलमीज़ान का अपना स्क्रीनिंग सिस्टम कहीं ज़्यादा तेज़ है। जैसे ही FFC उनके म्यार पर आया और तत्हीर के बाद उनके लिए इन्वेस्टेबल हुआ, उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया। उन्हें PSX की 6 महीने वाली ट्रेन का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। चलें, अब इस सारी बहस को समेटते हैं और देखते हैं कि एक आम पाकिस्तानी सरमायाकार के लिए इसमें आखिर सबक क्या है। इस पूरे तज्ज़िये का सबसे बड़ा सबक, सबसे अहम नुक्ता ये है, अगर KMI 30 की अगली तब्दीली का इशारा पहले ही हासिल करना है तो सिर्फ PSX के ऐलान का इंतज़ार करना काफ़ी नहीं है। तो फिर एक बेहतर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? PSX के 6 महीने वाले नोट्स का इंतज़ार करने के बजाय पाकिस्तान के बड़े इस्लामी म्यूचुअल फंड्स जैसे अलमीज़ान उनकी मंथली रिपोर्ट्स पर नज़र रखें। देखें कि वो किन नए स्टॉक्स में सरमायाकारी कर रहे हैं। यही वो सिग्नल है जो बता सकता है कि कौन सी कंपनियां मुस्तकबिल में KMI 30 का हिस्सा बन सकती हैं। हमेशा याद रखें, ये इंडेक्स सिर्फ नाम का इस्लामी नहीं, इसकी बुनियाद मार्केट परफॉर्मेंस पर भी है। और आखिर में मैं इस सवाल के साथ इस बहस को ख़त्म करूंगा। एक समझदार सरमायाकार को सिर्फ इंडेक्स के पीछे चलना चाहिए या उन एक्सपर्ट्स को फॉलो करना चाहिए जो इंडेक्स से भी एक कदम आगे सोचते और अमल करते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।